आज के लेक्चर में भी हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट प्रूव करने जा रहे हैं। इसके भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं 5-7, तो वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं और प्रूव करते हैं। लो जी, पहला पार्ट है C प्लस ए कॉन्ग्रेंट है C प्लस बी मॉडलो M, देन इम्प्लाइज हमने प्रूव करना है A इज़ कॉन्ग्रेंट टू B मॉडलो M। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर आपके पास एक कॉन्ग्रेंस इक्वेशन है, मॉडलो M है, एक ही नंबर अगर दोनों तरफ ऐड हो रहा है तो आप उसको काट सकते हैं जी। तो पहले पार्ट को आप ये भी कह सकते हैं कि ये दरअसल कैंसिलेशन लॉ है कॉन्ग्रेंस इक्वेशन में इन केस ऑफ एडिशन, यानी ये एडिशन का कैंसिलेशन लॉ है कॉन्ग्रेंस इक्वेशन में कि अगर एक नंबर किसी कॉन्ग्रेंस इक्वेशन में सेम नंबर दोनों तरफ ऐड हो रहा है वो काटा जा सकता है, राइट जी। तो सिंपल सा रिजल्ट है, इसका प्रूफ भी 2 लाइनों का सिंपल सा। लेकिन प्रूफ करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन जाहिर है कॉन्ग्रेंस इक्वेशन में जो A B C D ये अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं ये इंटीजर्स हैं, और जो मॉडलों में यूज़ हो रहा है M या M1 M2 या M1 से लेकर MK तक, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है जी। तो ये नहीं भी लिखा होगा इसका मतलब अंडरस्टूड है। तो चले जी, इसको प्रूव करते हैं पहले पार्ट को। क्या है जी पहला पार्ट? हमने प्रूव करना है कि C प्लस ए अगर कॉन्ग्रेंट है C प्लस बी के मॉडलो M, तो फिर A कॉन्ग्रेंट होगा B के मॉडलो M। तो इसको प्रूव करते हैं जी। जाहिर है जी, अगर मॉडलो M में C प्लस ए कॉन्ग्रेंट है C प्लस बी के, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा कि M डिवाइड करेगा इन दोनों के डिफरेंस को, है ना। तो लिख दे जी, स्टार्ट करते हैं जी। तो हमें गिवन है C प्लस ए कॉन्ग्रेंट है C प्लस बी मॉडलो M, मतलब ये होगा कि M डिवाइड करेगा इन दोनों के डिफरेंस को बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंस, राइट जी। तो अब गौर से देखें, ये C प्लस ए माइनस C और माइनस B बन जाएगा अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो C माइनस C कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा आपके पास A माइनस B, यानी M डिवाइड कर रहा है A माइनस B को। तो साफ इसका मतलब क्या होगा कि A कॉन्ग्रेंट होगा B के मॉडलो M, और यही हमने पहले पार्ट में प्रूव करना था। सो है क्या, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये कैंसिलेशन लॉ है कॉन्ग्रेंस इक्वेशन में अंडर एडिशन, और ये होल्ड करता है, राइट जी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है C A इज कॉन्ग्रेंट टू C B मॉडलो M। अभी भी आप देखें तो एक इंटीजर C दोनों साइड्स में कॉमन है, तो हमने क्या किया हुआ है? काट दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि दिखने में ये लगता है कि जैसे कैंसिलेशन लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता था, बिल्कुल वैसे ही कैंसिलेशन लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप गौर करें, यहाँ पर मॉडलो M है, जबकि यहाँ पर मॉडलो M ओवर द GCD ऑफ C एंड M है। जिस नंबर को काटा गया है उसका GCD अगर हम लें किसके साथ? मॉडलो M के साथ, तो उसको आपने M पे डिवाइड भी करना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर CA CB के कॉन्ग्रेंट होगा मॉडलो M में, तो AB के कॉन्ग्रेंट नहीं होगा मॉडलो M में। हो भी सकता है कहने को, लेकिन इन जनरल नहीं होगा। होगा क्या? अगर आपने ये होल्ड करना है कैंसिलेशन लॉ, तो फिर M पे डिवाइड करना पड़ेगा GCD ऑफ C विद M। तो यूं हम ये कह सकते हैं कि कैंसिलेशन लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इन कॉन्ग्रेंस इक्वेशन डज नॉट होल्ड, राइट जी। तो चलिए पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो प्रूव करने से पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले C और M का जो GCD है उसको डिलीट कर लेते हैं। लेट किया सर, D इज द GCD ऑफ C विद M। तो GCD की बात हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि M आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, C 0 हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, डजेंट मैटर, एक नंबर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। M बीइंग द पॉजिटिव इंटीजर ये नॉन नेगेटिव है, हम GCD की बात
कर सकते हैं यहाँ पर। तो D बराबर है GCD ऑफ C विद M। आपको याद होगा हमने GCD की जहाँ पर डेफिनेशन की थी, छोटे छोटे रिजल्ट्स किए थे हमने डेफिनेशन के बाद बहुत सारे, और वो सारे के सारे रिजल्ट्स हमारे बहुत काम के थे। उनमें से एक आध रिजल्ट यहाँ पर भी यूज़ होने जा रहा है। क्या है वो? D, C और M का GCD है। तो इसका मतलब ये है कि D, C और M दोनों को डिवाइड करता है ना? तो D डिवाइड करेगा C को भी और M को भी। जी मतलब ये कि C ओवर D और M ओवर D दोनों के दोनों क्या हैं? इंटीजर्स ही हैं, है ना? और सिर्फ इतना ही नहीं कि ये दोनों इंटीजर्स हैं, इसके साथ साथ ये भी कि इन दोनों का GCD हमेशा 1 होता है ना? ये बात हमने प्रूव की हुई है। चलिए जी, इसी का हमने अब करना है इस्तेमाल। अब हमें गिवन क्या है, शुरू करते हैं जी। गिवन डैट, सर हमें क्या गिवन है? सी ए कॉन्ग्रुएंट है सी बी मॉडुलो एम। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्या होगा जी? एम यकीनन डिवाइड करेगा सी ए माइनस सी बी, यानी इन दोनों के डिफरेंस को। यहां पर आप देखिए सी कॉमन आ रहा है, लिखा जा सकता है सी टाइम ए माइनस बी, यानी एम डिवाइड कर रहा है सी टाइम ए माइनस बी। जी तो m अगर डिवाइड कर रहा है c इंटू ए माइनस बी को, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि c इंटू ए माइनस बी के दो फैक्टर बन जाएंगे, जिनमें से एक फैक्टर m होगा और दूसरा फैक्टर k कोई इंटीजर होगा फॉर सम k बिलोंग्स टू z। जी जनाब, अब क्या करेंगे? दोनों तरफ d से डिवाइड कर देते हैं। नंबर थ्योरी में काम कर रहे हैं भैया, हमने इंटीजर्स में रह के काम करना सारा। तो जहन में ये बात आ सकती है कि मैं अगर एक इंटीजर d से डिवाइड कर दूंगा तो हो सकता है ये फ्रैक्शंस में आ जाए, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड पे भी। ऐसा करने से कोई गुनाह तो होगा नहीं, लेकिन क्या है कि हम नंबर थ्योरी की जो बेसिक्स हैं उससे थोड़ा सा जो है वो बाहर निकल आएंगे। तो ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने ये देख लिया हुआ है कि c ओवर d भी एक इंटीजर है और m ओवर d भी एक इंटीजर है। लिहाजा अगर मैं d से दोनों तरफ डिवाइड कर भी देता हूँ तो ये वाली साइड भी एक इंटीजर रहेगी और सर ये वाली साइड भी एक इंटीजर रहेगी, है ना? तो वी कैन डू इट। लीजिए जनाब, c ओवर d इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू m ओवर d इंटू k। दोनों तरफ हमने d से डिवाइड कर दिया और ऐसा हम कर सकते थे, मैंने आपको ये समझा दिया। तो सर इस स्टेप को लिखने का हमें सिर्फ एक ही फ़ायदा है। अब दोबारा मैंने इस स्टेप में वापस जाना है, ठीक है जी। फ़ायदा ये हुआ कि मैंने d को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जहाँ पर m डिवाइड कर रहा था c इंटू ए माइनस बी को, वहाँ पर k इंटीजर है तो m ओवर d डिवाइड करेगा c ओवर d इंटू ए माइनस बी को, है ना सर? तो लीजिए जनाब, m ओवर d डिवाइड c ओवर d इंटू ए माइनस बी को। जी जनाब, ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ? चूँकि हमने देखा हुआ है कि m ओवर d और c ओवर d इन दोनों का जो GCD है कितना है? इन दोनों का GCD 1 है। लिहाजा m ओवर d लाजमन डिवाइड करेगा a माइनस बी को, राइट जी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि m ओवर d डिवाइड करेगा a माइनस बी को। क्यों जी? इसलिए कि हमने एक रिज़ल्ट प्रूव किया था जहाँ पर हमने GCD की डेफिनेशन की थी, उसके फ़ौरन बाद एक छोटा सा रिज़ल्ट प्रूव किया था कि अगर एक इंटीजर a डिवाइड कर रहा है दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट को, और इस तरीके से कि डिवाइज़र का GCD उन दोनों में से किसी एक, फ़र्ज़ कर लें b के साथ GCD 1 है, तो फिर लाजमन डिवाइज़र जो है वो डिवाइड करेगा दूसरे वाले इंटीजर को, राइट जी। तो वही काम हमने यहाँ पर किया। तो प्रूव हो गया जी। क्या प्रूव हो गया? कि अगर m ओवर d डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, तो फिर क्या होगा सर? होगा कुछ यूँ कि a कॉन्ग्रुएंट होगा b के, जबकि मॉडुलो आपकी बार m की बजाय क्या होगा? m ओवर d होगा, ठीक है जी। और d चूँकि c और m का GCD है,
लिहाजा यही हमने प्रूव करना था जी। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। सी ए कॉन्ग्रेंट है सी बी के मॉडुलो एम, देन ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडुलो एम। अब यहाँ पर एम ही है, एम ओवर सी एम का जीसीडी नहीं है, एम ही है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्ग्रेंस इक्वेशन में कैंसलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड कर गया। लेकिन ठहरिए, यहाँ पर हमारे पास जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमें गिवन है कि सी का एम के साथ जो जीसीडी है वो 1 है। अगर ऐसा होगा कि जिस नंबर से आप डिवाइड करने जा रहे हैं उस नंबर का मॉडुलो के साथ जीसीडी 1 है तो फिर कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है आपका, ठीक है जी। फिर आपकी वैसी ही इक्वेशन यहाँ पर वैलिड रहेगी उसी मॉडुलो एम में, राइट जी। तो प्रूफ इसका सिंपल सा एक लाइन का प्रूफ, क्योंकि हमने जो मेन रिजल्ट था वो तो दूसरे वाला पार्ट ही था, ये तीसरा वाला पार्ट है, तो मेन रिजल्ट तो वही था। दूसरा पार्ट जो हमने यूज़ करना है वो क्या था जनाब, इसको फ़र्ज़ कर लें, भूल जाए सी और एम का जीसीडी 1 है, ये बात भूल जाए। अगर ये गिवन है तो क्या होगा जनाब, यहाँ से शुरू करते हैं सर कि इफ़ सी ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू सी बी मॉडुलो एम। अभी इस बात को हम यूज़ नहीं करते कि सी और एम का जीसीडी 1 है, अभी भूल जाते इस बात को। हमें पार्ट 2 में जो प्रूफ किया है हम उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और वो क्या कि अगर सी ए कॉन्ग्रेंट है सी बी मॉडुलो एम के तो क्या होगा सर ए विल बी कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडुलो, सर यहाँ पर था एम ओवर द जीसीडी ऑफ सी विद एम। जी यहाँ पर जिस नंबर के साथ आप डिवाइड करने जा रहे हो उस नंबर का मॉडुलो के साथ जीसीडी आपने डिवाइड करना होता है। ये पार्ट 2 में हमने प्रूफ किया था, इसको आगे लिख भी देते हैं जी जनाब। तो यहाँ पर चूंकि हमें गिवन है सी और एम का जीसीडी 1 के बराबर है, तो अब सी और एम का जो जीसीडी है उसकी जगह 1 पुट कर देंगे तो आपका डिजायर्ड जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा कि ए कॉन्ग्रेंट है बी के मॉडुलो एम। यानी कि अगर कोई सेम नंबर किसी कॉन्ग्रेस इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो कॉन्ग्रेस इक्वेशन से डिवाइड किया जा सकता है, मॉडुलो वही रहेगा बशर्ते कि उस नंबर का जीसीडी मॉडुलो के साथ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, राइट जी। तो ये था पार्ट 3। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ जी। तो पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। ये वाला पार्ट बाकी पार्ट से तो क्या, जो इससे पहले थ्योरम्स थे उनसे भी डिफरेंट है जनाब। पहले कॉन्ग्रेस इक्वेशंस अलग अलग होती थी लेकिन मॉडुलो सेम होता था, है ना। हम उनको ऐड कर सकते थे, उनको मल्टीप्लाई कर सकते थे, उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते थे कॉन्ग्रेस इक्वेशंस को वे सेम मॉडली, राइट जी। यहाँ पर गौर करें कि कॉन्ग्रेस इक्वेशन सेम है सर, ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी, ए बी के कॉन्ग्रेंट है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, नंबर्स वही हैं लेकिन मॉडुलो डिफरेंट है सर। यहाँ मॉडुलो M1 की बात चल रही है, यहाँ पर मॉडुलो M2 की बात चल रही है। तो इस लिहाज से ये रिज़ल्ट काफ़ी हद तक डिफरेंट है पिछले वाले रिजल्ट्स की निस्बत, राइट जी। तो यहाँ पर नंबर सेम है, ए बी के कॉन्ग्रेंट है मॉडुलो M1 में भी और मॉडुलो M2 में भी, है ना। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडुलो, यहाँ पर क्या है जीसीडी नहीं है, ये एलसीएम है कि अगर एक ही कॉन्ग्रेस इक्वेशन वैलिड है दो मुख्तलिफ मॉडुली में, ठीक है जी, तो वही कॉन्ग्रेस इक्वेशन वैलिड होगी उन मॉडुली के एलसीएम के, मतलब मॉडुलो द एलसीएम ऑफ द प्रीवियस मॉडुली, राइट जी। तो M1 और M2 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के लिहाज से भी ए बी के कॉन्ग्रेंट होगा, राइट जी। तो ये हमने प्रूफ करना है। तो चलते हैं जी, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जीसीडी की बजाय हमें एलसीएम की डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लेके चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमें किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है। लीजिए जनाब, गिवन क्या है सर हमें गिवन है कि ए बी के कॉन्ग्रेंट है मॉडुलो M1 एंड ए ही बी के कॉन्ग्रेंट है मॉडुलो M2, राइट जी। तो सर मतलब इस बात का क्या है, कॉन्ग्रेस इक्वेशन की जो डेफिनेशन पड़ी है वो क्या है, M1 यहाँ पर डिवाइड करेगा a माइनस बी को, है ना, एंड
सर M2 भी डिवाइड करेगा किसको, A माइनस बी को। पहले एक ही नंबर दो मुख्तलिफ नंबरों को डिवाइड कर रहा होता था, अब दो मुख्तलिफ नंबर जो हैं वो एक ही नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। तो बात GCD की बजाय यहाँ पर किसकी चलेगी, एलसीएम की। एलसीएम की हमें डेफिनेशन को रिकॉल करना पड़ेगा। एलसीएम क्या था सर, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो नंबर जो A और B, अगर हम A और B के एलसीएम की बात कर रहे हैं तो वो नंबर जो A और B का मल्टीपल हो, कॉमन मल्टीपल हो, और वो नंबर जो लीस्ट भी हो। यानी अगर हमें कोई और मल्टीपल मिल जाता है A और B का, तो फिर चूँकि एलसीएम लीस्ट होता है तो एलसीएम लाजमी तौर पर किसी भी आर्बिट्रेरी कॉमन मल्टीपल को डिवाइड भी करे, है ना सर। तो M1 यहाँ पर A माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, M2 भी यहाँ पर A माइनस बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जो A माइनस बी है वो कॉमन मल्टीपल हो गया है किसका, M1 का भी और M2 का भी, कि A माइनस बी M1 पे भी डिवाइड हो रहा है और M2 पे भी डिवाइड हो रहा है, राइट जी। तो सर चूंकि जो एलसीएम होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर अगर डिवाइड हो रहा हो M1 और M2 पर, तो फिर M1 और M2 का जो एलसीएम है वो चूंकि लीस्ट मल्टीपल होता है, तो क्या होगा, जो एलसीएम होगा M1 और M2 का वो भी डिवाइड करेगा A माइनस बी को, राइट जी। तो हमें यहाँ पर लिखना है कि द एलसीएम ऑफ M1 एंड M2 डिवाइड A माइनस बी, राइट जी। मैं दोबारा बता देता हूँ सर, A माइनस बी M1 और M2 दोनों का क्या है, कॉमन मल्टीपल, क्योंकि A माइनस बी M1 और M2 दोनों पे डिवाइड हो रहा है, राइट जी। तो M1 और M2 का जो एलसीएम है जो कि ये है, ये जो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा मल्टीपल A माइनस बी का, तो फिर ये किसी भी आर्बिट्रेरी मल्टीपल को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी ये डिवाइड करेगा A माइनस बी को, राइट जी। तो लो प्रूव हो गया सर। सर क्या होगा कि अब की बार ये इंटीजर डिवाइड कर रहा है A माइनस बी को, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो लिहाजा A कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा B के मॉडुलो द एलसीएम ऑफ M1 M2, राइट जी। तो चलें जी, अब जो थ्योरम का बाकी पार्ट है, जो बाकी तीन पार्ट्स हैं, वो तो यहाँ पर फौरी तौर पर प्रूव किए जा सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम प्रूव करने जा रहे हैं किसका, पांचवें पार्ट का। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि ए बी के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो M1 एंड ए बी के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो M2, साथ में ये भी है कि M1 और M2 का GCD 1 है ना। तो फिर यहाँ पर एलसीएम की बजाय M1 और M2 दोनों का प्रोडक्ट आ गया कि ए बी के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो द प्रोडक्ट ऑफ M1 एंड M2। तो ये बात हम प्रूव कर सकते हैं किसकी हेल्प से, इसी की हेल्प से। सर कैसे, सर अभी लीजिए। सर ये बात तो आपने याद की हुई है कि सर M1 और M2 का जो एलसीएम है और साथ में इनका GCD, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर M1 और M2 दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है। क्योंकि ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, लिहाजा हम ये बात कर सकते हैं, यहाँ पर मॉडुलस जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये बात आपको पता है। तो सर आप खुद सोचें, इस पार्ट में जो पांचवा पार्ट है इसमें आपको M1 और M2 इन दोनों का जो GCD है वो 1 गिवन है ना। यानी कि इतने से की जगह क्या आ जाएगा सर, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। तो सर फिर यही इक्वेशन क्या बन जाएगी सर, ये रिड्यूस हो जाएगी M1 और M2 का जो एलसीएम है ये बराबर हो जाएगा M1 इंटू M2 दोनों के प्रोडक्ट के। तो सर खुद सोच लें कि आपको यहाँ पर गिवन है, ये दो तो वैसे गिवन थे जैसा कि पार्ट 4 में गिवन है ना। यहाँ पर M1 और M2 दोनों का जो GCD है वो 1 गिवन है, तो M1 और M2 का जो एलसीएम है इस केस में बराबर हो जाएगा M1 और M2 दोनों के प्रोडक्ट। तो आप एलसीएम ऑफ M1 एंड M2 इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, किससे रिप्लेस कर सकते हैं सर, सर आप M1 और M2 दोनों के प्रोडक्ट यानी M1 इंटू M2 से रिप्लेस कर सकते हैं इसको, अगर इनका GCD जो है M1 और M2 दोनों का 1 हो। लिहाजा पार्ट 4 के साथ साथ जो पार्ट 5 है वो भी ट्रिवियल हो गया। सर आखिर में जो पार्ट 6 और पार्ट 7 है
आप अगर इनको गौर से देखें तो ये भी कुछ नहीं, ये भी मेरे प्रूव करवाने वाले नहीं है। क्यों नहीं है? काम वही है जो पार्ट 6 में है, आप देख सकते हैं ये वही है जो पार्ट 4 में है। यहाँ पर ए बी के कॉन्ग्रुएंट था कितने मॉडुली में? M1 और M2 दो में। तो हमने कह दिया कि ए बी के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो द एलसीएम ऑफ M1 एंड M2। सर यहाँ पर आ जाए, क्या है? यहाँ पर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो MI फॉर ऑल I फ्रॉम 1 to K। इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर दो इक्वेशंस थी मुख्तलिफ मॉडुली M1 और M2 के साथ, वैसे ही यहाँ पर वही इक्वेशंस हैं ए और बी, तो यहाँ पर हर इक्वेशन में सेम है। ए बी के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो M1 भी, मॉडुलो M2 भी, मॉडुलो M3 भी एंड सो ऑन मॉडुलो MK में भी। तो वहाँ पर आपके पास दो इक्वेशंस है, यहाँ पर K इक्वेशंस है। तो सर दो के लिए हमने जो काम प्रूव कर लिया है, क्या ख्याल है? मैथमेटिकल इंडक्शन लगाकर हम वही काम K इक्वेशंस के लिए भी कर सकते हैं ना सर। और मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे वर्क करता है ये बात आप जानते हैं, लिखना क्या होगा ये बात भी आप जानते हैं। मैंने आपको हिंट दे दिया, आप इसको प्रूफ खुद कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम बड़े ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं। क्या प्रूव कर सकते हैं? कि ए बी के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो द एलसीएम ऑफ ऑल ऑफ दीज गाइज, राइट। वहां पर दो के लिए था तो M1 और M2 का एलसीएम था। यहाँ पर M1 से लेकर MK तक के मॉडुलो हैं, तो इन सब के एलसीएम को हम यहाँ पर जो है वो ए बी के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो द एलसीएम ऑफ ऑल दिस गाइज, राइट जी। ये बात प्रूव की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ 4 एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन, राइट जी। और अगर आप 6 को देखें तो ये भी दरअसल मैथमेटिकल इंडक्शन लगाकर आप 5 से यानी 5th पार्ट जो है इससे प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर क्या किया था हमने कि अगर M1 और M2 का GCD 1 है तो फिर एलसीएम को रिप्लेस कर सकते हैं M1 इंटू M2 यानी इन दोनों के प्रोडक्ट से। तो सर वही काम यहाँ पर है। यहाँ पर K इक्वेशंस आ गई जैसे यहाँ पर थी कि ए बी के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो MI फॉर ऑल I फ्रॉम 1 to K, राइट जी। तो ये चीज़ तो होनी ही होनी है ना। तो अगर M1 M2 M3 अप टू सोन MK ये सारे के सारे पेयर वाइज, ठीक है, यानी इनमें से कोई से भी दो लेकर उनका GCD 1 है, ये पेयर वाइज को प्राइम है, पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है, यानी पेयर वाइज इनका GCD 1 है, तो फिर इन सब के एलसीएम को हम रिप्लेस कर सकते हैं इन सब के प्रोडक्ट से। यानी इमीडिएटली आप विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाकर इसको इमीडिएटली आप इसकी करोलरी एज अ करोलरी इसकी प्रूव कर सकते हैं, राइट जी। पार्ट 5 के तो ये था जी हमारा रिजल्ट आज का। इसमें 7 पार्ट्स थे, लेकिन हमने पहले 3-4 पार्ट्स किए हैं और उसके बाद जो बाकी के पार्ट्स हैं वो आसानी से हमें ट्रिवियल नज़र आ गए कि ये प्रूव होने वाले हैं, तो इसका आप प्रूफ खुद भी कर सकते हैं।